हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी हमने लेक्चर 1 में काफी सारी चीजें देख ली थी और बेसिक बेसिक पार्ट तो हमने देख ही लिया था। अगर आपने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है, मैं फिर से आपको एक बार बोलना चाहूंगा, आप जाके एक बार लेक्चर 1 को देख लो, गो थ्रू कर लो उस लेक्चर से, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं ना, जो बेसिक पार्ट है वो हमने लेक्चर 1 में किया था। और लेक्चर 1 में ही हमने बेसिक मतलब एकदम होता है ना, स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम को समझा। फिर इक्विलिब्रियम के भी दोनों टाइप जो है हमने देखे, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी और केमिकल इक्विलिब्रियम भी, उन दोनों को भी हमने अच्छे से समझ लिया। रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सेबल रिएक्शन क्या होती है, ये भी हमने बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से जीरो से समझा है। तो एक बार आपको लेक्चर 1 देखना तो बनता है, ठीक है। अब आऊं आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले वही जहां पर हमने छोड़ा था। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे थे, केसी, केपी और केकाई। आज उसी को हम अच्छे से समझने वाले हैं। केसी पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे, केपी पे कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, और दोनों के रिलेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, केसी और केपी के रिलेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम देखेंगे। वैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, तो मैंने आपको ये बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि केसी को हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और केपी को लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, और के काई को लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, बताओ जल्दी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो ये आपको याद ही होगा, नहीं भी है तो आज याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं केसी केपी कैलकुलेशन को लेकर, तो इस पार्ट को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको तो स्किप करने का ना, माइंड में लाना भी मत, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, ठीक है ना। आज के इस सेशन में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, उसमें से एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन पक्का है जो आज हम सेशन में करने वाले हैं ना। जिस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उस टाइप का कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि केसी और केपी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन ना है ऐसा हो नहीं सकता। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपके क्लास नीट में भी आते हैं, और क्लास 11th के पेपर हो जो होते हैं ना, आपके क्लास 11th के स्कूल में जो पेपर्स होते हैं उसमें भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज मैं कोशिश करूंगा सारे जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, जो भी आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे ही आज हम इस वीडियो में देख ले। जो नहीं हो पाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्किप करना एकदम कह सकते हैं कि इट्स अ क्राइम, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है, हमें तो अपनी तैयारी को ना इतना मजबूत करके चलना है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। और अगर हमसे कुछ छूट भी जाता है तो वो ऐसी चीज छूटे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, या जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम थे। तो समझ पा रहे हो ना ये वाली बात को? तो ये सारी चीजें हमें देख के चलनी है, ठीक है ना। ये आप मान के चलो कि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपके हिसाब से नहीं आएंगे, वो आएंगे आपके सिलेबस के हिसाब से। तो आप सिलेबस गो थ्रू करो सबसे पहले तो, और कुछ चीजें आपको सिलेबस के बाहर की अगर इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बेसिकली आपको क्या करना है, जितना आ रहा है उतना पढ़ो, बहुत ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है। और यहाँ वन शॉट सीरीज का ये जो मोटिव है वो यही है कि जीरो से एडवांस तो लेकर जाना है, और वो एडवांस तक कब लेकर जाएंगे, जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार थ्योरी क्यों पढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं, और खोता भी वही है। क्या होगा फिर डायरेक्टली अगर वो थ्योरी छोड़कर क्वेश्चंस पे कूद पड़ेंगे, तो जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, वो नीट के या फिर जेई के देते हैं, तो मार्क्स नहीं आते हैं, और फिर वो डिमोटिवेट फील करते हैं। तो देखो, इसके पीछे रीजन एक बहुत ही सिंपल सा है कि जब तक आप शुरुआत जीरो से नहीं करोगे ना, आप हीरो कैसे बन जाओगे? अगर आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है, तो आप कोई भी एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस, ये मान के चलो।
अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं कर पाओगे, मेहनती आप हो, टैलेंटेड आप हो, इंटेलिजेंट आप हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप एक जगह बैठकर 7-8 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ सकते। समझ पा रहे हो? बहुत कम बोले हैं 7-8 घंटे। आपको लग रहा होगा कि जो नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए तो 7-8 घंटे भी मुझे लगता है ना ज्यादा है, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसके लिए 7-8 घंटे भी कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है। उठा के फेंक दोगे किताबें एक टाइम के बाद। अगर मन नहीं लग रहा है तो आप 7-8 क्या, आप 2 घंटे नहीं बैठ पाओगे, 2 घंटे नहीं रेजिस्ट कर पाओगे, उठा के फेंकोगे किताब और भाग जाओगे। तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको नीट क्लियर करना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, जेई क्लियर करना है, तो देखो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा ना। आपको क्यों आईआईटी एनआईटी में भेजा जाए, या आपको क्यों डॉक्टर बनाया जाए, आप क्यों एम्स में जाओ, आप क्यों रेप्यूटेड कॉलेज में जाके एमबीबीएस करो। कुछ तो आपको अलग दिखाना पड़ेगा ना। कुछ तो आपके अंदर बात होनी चाहिए कि यार इसको भेजेंगे, ये देश का नाम रोशन करेगा, या ये हमारा एक सबसे बेस्ट इंजीनियर बनेगा, या फिर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो वाली चीजें कब आएगी, जब आप उस लायक होंगे। एक फिल्म है, याद नहीं आ रहा है नेम उसका, उसका डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, आप काबिल बनो। हाँ, 3 इडियट्स, देखो याद आ गया आपसे बात करते करते। तो फिल्म भी बड़ी कमाल की थी। उसमें अगर आप देखोगे 3 दोस्तों की कहानी है। उस फिल्म को एक बार जरूर मुझे लगता है स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में पता चलता है, और खासकर अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो तो उस हिसाब से उस लेवल पे वो बहुत अच्छी फिल्म है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ उसमें दिखाई गई है ना। तो वो वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो, आप सिर्फ काबिल बनो। मतलब इफ यू वांट समथिंग, यू हैव टू डिजर्व इट। अगर आप डिजर्व करते हो तो वो चीज आपको मिल जाएगी। अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो फिर वो जो डिजर्व करता होगा उसको मिलेगा। तो देखो, इसीलिए आपको ये भटकना नहीं है कि सब नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा, सब 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं 11 घंटे पढ़ लूं, 12 घंटे। हिरस भी नहीं करनी है, मतलब कि 10 घंटा ही कोई पढ़ रहा है आपके सामने वाला, आप उसको देख के 12 घंटे पढ़ो, या कोई नहीं ही पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, तो उसको देख के वैसी बन जाओ। आपको अपना फोकस क्लियर रखना है, एकदम सामने खुद को देखना है, शीशे में खुद को देखो कभी, और खुद से बात करो कि आज क्या तुम उस लेवल पे हो, या आज क्या तुम उस कंडीशन में हो कि तुम डॉक्टर बन सको, कि तुम आईआईटी जा सको। ये एक बार क्वेश्चन खुद से किया करो, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। खुद से ज्यादा ऑनेस्टी आप कभी किसी से एक्सपेक्ट मत करना। सामने वाला हो सकता है आपको झूठ बोल दे, लेकिन क्या आप खुद को खुद के लिए झूठ बोल पाओगे? एक बार ट्राई करके देख लो। बहरहाल आज का ये समाप्त होता है। आप सब अपनी कॉपी पेंसिल पेन जो भी है निकाल के बैठ जाओ। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से, ठीक है? तो देखो, पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको, थोड़ा सा। कल हमने पढ़ा था जो हमारा कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा केसी, एक होता है केपी, और एक होता है के काई। ठीक है? केसी होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और केपी होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर या प्रेशर, और के काई होता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है? तो ये आपको याद आ गया ना? याद तो आ गया ना? के इक्विवेलेंट को हमने 3 पार्ट में बांट दिया था। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं करते हैं। केसी क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे? कंसंट्रेशन पे। तो यानी कि इसका मैंने फॉर्मूला भी एक बताया था कि इसको निकालने के लिए क्या करो, कंसंट्रेशन लो प्रोडक्ट की अपॉन कंसंट्रेशन लो रिएक्टेंट की। अब ये पी आर क्या है, जिसने पिछला लेक्चर देखा होगा उसको समझ आएगा, नहीं तो आज मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो उसके थ्रू आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। ठीक है? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ऐसे करके। ठीक है? ये जो बॉक्स में लिखा है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पी यानी कि प्रोडक्ट, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ आर यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। ठीक है? इस तरह से हम करते हैं। इसमें स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंक्लूड होते हैं, ये बात आपको पता होगी। क्वेश्चन करवाऊंगा पता चल जाएगा, नहीं भी पता होगी तो। ठीक है? आज हम केपी को अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर इन दोनों में रिलेशन, वो जो मैंने बताया था ना, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन या डेल्टा एन जी, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इसको हम समझेंगे अच्छे से और इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बीच में से कहीं नहीं छोड़ना है, पूरा देखना है। ठीक? चलो,
सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है केपी। अब आपने जिसको केसी समझ आ गया उसको केपी भी समझ आ जाएगा। ठीक है, केपी को निकालना और केसी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां कंसंट्रेशन लेते थे, यहाँ प्रेशर लेंगे। कंसंट्रेशन किसकी लेते थे? ऊपर प्रोडक्ट की, अपॉन में लेते थे रिएक्टेंट की। बस उल्टा कर दो, यहाँ प्रेशर लेंगे सबसे पहले किसका? प्रोडक्ट का, और फिर किसका लेंगे? नीचे रिएक्टेंट का। तो पहले ऊपर क्या आएगा? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, और अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब देखो, जैसे कोई रिएक्शन लिखी है, कोई रिएक्शन लिखी है ये वाली इस फॉर्म में, ये आपको पता है स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट। अरे ये आप पढ़ते आ रहे हो, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो आप मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ते आ रहे हो। अगर ये भी अभी समझ नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है, फिर इसका मतलब आप नेग्लिजेंस दे रहे हो। देखो इसमें लिखा ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। अब देखो, बहुत ही आसान तरीके से मुझे इसका केपी लिखना है। प्रोडक्ट साइड में क्या है? सी सी और डी डी। ठीक है, ये दोनों पार्ट है। तो पहले क्या करेंगे, जो प्लस होते हैं वो मल्टीप्लाई में आते हैं, ये पता ही होगा। तो प्रेशर ऑफ सी उसकी पावर सी, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट का, या मैं लिख देता हूं। ठीक है, प्रेशर ऑफ सी उसकी पावर क्या है कोफिशिएंट में? सी इनटू, अब ये वाला पार्ट लिखूंगा, अब ये वाला पार्ट लिखूंगा, तो इसके लिए आ जाएगा प्रेशर ऑफ डी उसकी पावर डी। ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड को भी तो देखना होगा, रिएक्टेंट साइड का भी तो लिखना है ना। तो देखो यहाँ क्या है? ए। तो प्रेशर ऑफ ए, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ऑफ ए, और उसकी पावर क्या आएगी? स्मॉल ए, इनटू प्रेशर ऑफ बी और उसकी पावर स्मॉल बी। ये मेरा केपी हो गया। तो केपी लिखने का तरीका ये है, आपको समझ आ गया? समझ आ गया ना? जल्दी से बताओ। अब इसमें एक चीज है, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अगर कहीं भी सॉलिड या फिर लिक्विड, प्योर लिक्विड आता है तो ये हमें याद रखना है, उसका एक्टिव मास 1 लेते हैं, तो उसको हम लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सब कुछ गैस 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 में है, तो यहाँ तो हमें लिखना पड़ेगा सबको। ये बात आपको याद है ना कि एक्टिव मास क्या होता है? सॉलिड का 1 होता है, और प्योर लिक्विड का भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि उसकी मोलर कंसंट्रेशन फिक्स होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। ऐसे ही आ जाता है आपका केपी एंड केसी। अब देखो जो रिलेशन अब इसमें बनने वाला है ना, ये ये मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आपको याद करके चलना है केपी और केसी में रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन का डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, और वो आएगा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेन आता है क्वेश्चन केपी और केसी के रिलेशन में। ठीक है, स्टिल अगर मैं यहां से देखूं तो केसी को हम लिखते हैं, ये केसी ऐसे है, इस ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सी की पावर सी, डी की पावर डी। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं केसी लिखूंगा तो जाहिर सी बात है इसकी कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन, और अपॉन में रिएक्टेंट साइड यानी इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन। ये तो मैंने कल ही निकाल के दिखाया है, ये तो आपने सीख ही लिया है ना लेक्चर 1 में। ठीक है, केपी अभी हमने निकाला है, ये हमने अभी सीखा है, यानी पी की पावर पी सी और उसकी पावर सी, और पी डी उसकी पावर डी, अपॉन में पी ए उसकी पावर ए, अपॉन में पी बी उसकी पावर बी। अभी जस्ट सीखा है हमने ये निकालना। ठीक है, वही सेम टू सेम हमने लिख दिया है। तो देखो केसी और केपी में आप रिलेशन कैसे निकालेंगे? पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी, आइडियल गैस के लिए। ये आपको पता होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू सी आर टी। पी इज इक्वल्स टू सी आर टी। एन अपॉन वी को क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, और टी क्या है? टेम्परेचर। तो उस हिसाब से हम लिख देते हैं एन अपॉन वी को सी। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। तो इसको यहाँ पर पी इक्वल्स टू सी आर टी लिख सकते हैं। ये वाला जो आपको रिलेशन है ये याद करके चलना है। इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, वैसे तो नहीं ही आएंगे लेकिन फिर भी आपको याद करके चलना है। ठीक है, ये याद हो गया। अब आ जाता है हमारा मेन जो रिलेशनशिप है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये डेल्टा एन जी या डेल्टा एन लिख सकते हो आप। ठीक है ना, ये निकालते कैसे हैं ये अभी मैं सिखाऊंगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं कोई भी रिएक्शन दिखा के। अभी फिलहाल आप इस फॉर्मूले को याद करो, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं, इस फॉर्मूले पे
क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा दिया जाता है कि केपी और केसी में क्या रिलेशनशिप होता है और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, और इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे तो वैसे भी याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको याद करो जल्दी से, फिर करते हैं इस पे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, भूल मत जाना। अब देखो, एक चीज और है, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, केपी और केसी में, केसी दिया हो या केपी दिया हो, उसमें डेल्टा एन माइनस की गलती बहुत करते हैं। कि फॉर्मूला होता है केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन, केसी वाले में क्या कर देते हैं, ये केसी इक्वल्स टू केपी आर टी डेल्टा एन लिख देते हैं, तो उल्टा हो जाता है, गलती हो जाती है। तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो, केपी का फॉर्मूला याद कर लिया, केसी अपने आप याद हो जाएगा। केपी क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। अब देखो, जब आप केसी का फॉर्मूला निकालोगे ना, जब आप केसी का फॉर्मूला निकालोगे तो ऐसा करो, इसको उल्टा कर दो। केसी क्या हो जाएगा यहाँ से, केपी की पावर या केपी अपॉन आर टी डेल्टा एन, ऐसे हो जाएगा ना, जल्दी बताओ ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो, इसको जब मैं ऊपर लेकर आऊंगा, इसको जब मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो ऐसे लिखूंगा, केपी इंटू आर टी, ये ऊपर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, यानी माइनस डेल्टा एन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जल्दी बताओ। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, केसी के लिए क्या है और केपी के लिए क्या है। एक रिलेशन याद कर लोगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, सिंपल। मैं ये वाला याद करके चलता हूँ, ऊपर वाला मैं अपना बताऊं तो मेरा ज्यादातर काम जो है वो इससे चल जाता है, प्लस वाला, यानी केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं डेल्टा एन की, वो मैं सिखाता हूँ, ये मेन है। देखो, इसमें आपको सिर्फ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखने हैं पहले तो। क्या देखने हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वैसे आपको पता है, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि नहीं पता। ठीक है ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने बहुत अच्छे से स्टोइशियोमेट्री में बता रखा है, मूल कॉन्सेप्ट में। एक अलग से पूरा जो लेक्चर था वो वीडियो थी, पूरा जो लेक्चर था वो स्टोइशियोमेट्री पे ही था वो वाला, मुझे लगता है। तो ऐसा आप बोल नहीं सकते कि मैंने नहीं करवाया है। अब देखो, डेल्टा एन वाले केस में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, अब इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट साइड में जितना भी सम है कोफिशिएंट्स का, यानी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जितना भी सम है, उसमें से माइनस कर देते हैं जो रिएक्टेंट साइड में सम है। अब जैसे इसमें दिखाऊं, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, यानी 2, माइनस रिएक्टेंट साइड में 2 है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, एक 1 और एक 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 3, इनको ऐड कर दिया, यानी जितना भी इसका सम होगा वो इसमें से माइनस कर देंगे, बस इतना करना है। कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये मेरा डेल्टा एन हो जाएगा इसके लिए। तो कितना सिंपल था, फॉर्मूला पढ़ लो, सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। बस यही तो करना होता है, और क्या करना है बताओ, और बताओ ना, यही तो किया है बस। तो ऐसे आप किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन निकाल सकते हो, बोलो हाँ कि ना। अब यूनिट पे आते हैं, मैंने कल कहा भी था कि मैं यूनिट ऑफ केपी केसी बता दूंगा। वैसे केसी का तो कंसंट्रेशन से ही आ जाएगा, उसका भी निकालना बहुत सिंपल है, लेकिन पहले मैं आपको केपी का बता देता हूँ, उससे फिर केसी वाला आप खुद निकाल लेना। जैसे केपी की जब भी आपको यूनिट निकालनी होगी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप क्या करो, डेल्टा एन निकालो। अभी तक मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि डेल्टा एन वाली बात नहीं आई थी, अब डेल्टा एन आ चुका है तो हम निकाल पाएंगे। अब देखो, यूनिट कैसे निकालनी है, वैसे प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में नापते हैं ना, आपको पता ही होगा, अरे इतना तो मालूम है। अब देखो, डेल्टा एन जैसे आप निकाल लोगे तो एटमॉस्फेयर के पावर डेल्टा एन रख देनी है बस। जैसे अगर डेल्टा एन 2 आया तो एटमॉस्फेयर 2, जैसे डेल्टा एन 1 आया तो एटमॉस्फेयर 1, इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, करके दिखाऊं एक। हम्म पिछले ही एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो उसके लिए मेरा कितना आया था, डेल्टा एन -2 आया था, यहां से देखो, 2 -1 + 3, 2 -1 + 3 कितना आया, 2 -4 यानी कि -2। ठीक है, तो मेरा आया डेल्टा एन -2, बस इस फॉर्मूले में रख दो, बस इस फॉर्मूले में रख दो, कितना हो जाएगा,
एटमोस्फेयर की पावर -2, यानी एटमोस्फेयर -2, बस ये यूनिट हो जाएगी केपी की। अगर 1 आ जाता सपोज करो तो एक एटमोस्फेयर हो जाता, फिर एटमोस्फेयर होता। ठीक है, सपोज करो अगर डेल्टा एन 0 आ जाए, ऐसा भी तो किसी केस में हो सकता है कि डेल्टा एन 0 आ जाए, क्यों नहीं हो सकता। मान लो प्रोडक्ट साइड के जो कोफिशिएंट है, सम है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, और माइनस रिएक्टेंट साइड में जो कोफिशिएंट है, अगर वो करके पूरा 0 आ जाए, तब क्या होगा? तब उसकी कोई यूनिट होगी? तब तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और इसमें एक और बढ़िया काम हो जाएगा, केपी और केसी में क्या रिलेशन होता था? केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन। तो अगर डेल्टा एन 0 हो जाएगा तो केपी और केसी इक्वल नहीं हो जाएंगे? बताओ जल्दी, हो जाएंगे कि नहीं? सिंपल सी बात है। जैसे यहां पर देखो, इस वाले केस में S2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और 1, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 2 कितना हो गया? डेल्टा एन 0। तो जब डेल्टा एन मेरा 0 आ गया, डेल्टा एन जैसी मेरा 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उसकी पावर क्या हो जाएगी? एटमोस्फेयर की पावर 0, यानी यूनिट लेस हो जाएगा। एटमोस्फेयर की पावर 0 यानी क्या आएगा? कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा, यानी यूनिट लेस। अब इसको तो मुझे नहीं देखना है, मेन पार्ट जो है मुझे बताने का वो ये है कि उस केस में जो हमारा केपी है वो केसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर टी की पावर क्या आ जाएगी? 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो केपी और केसी क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। इस केस में जल्दी देखो होगा कि नहीं, चेक करो इसको जल्दी से। वैसे तो होगा ना, 100% होगा ऐसा। ठीक है, ये चीजें आप याद करके चलो, केपी और केसी पे 100% क्वेश्चन आता है हर साल। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी इज लेस देन केसी। अब ये मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि इस पूरी रिएक्शन में केपी केसी से कम आना चाहिए, और ये इन चारों ऑप्शंस में से किस में हो रहा है ऐसा? यानी केपी क्या होना चाहिए? लेस देन केसी होना चाहिए। ये चीज मुझे चेक करनी है, केपी लेस देन केसी। अब इसके लिए एक चीज है, आप कहोगे कि केपी और केसी में रिलेशन से हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन चीज क्या चेक करनी है हमें? अगर मेन चीज आपने पकड़ ली तो आपका ये काम हो जाएगा। अब पूरा का पूरा मैं निकालूं केपी और केसी, तो वो तो फिर उससे बड़ा, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मैं सब में केपी निकालूं और फिर कंपेयर करूं, और फिर सबका केसी निकालूं फिर कंपेयर करूं, अरे उतना नहीं करना। रिलेशन क्या होता है? केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन, या डेल्टा एन जी, गैस के लिए डेल्टा एन जी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एन लिखो। अब देखो, अगर डेल्टा एन अगर डेल्टा एन यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो केपी ज्यादा होगा। कैसे? केपी अपॉन के सी, इसी रिलेशनशिप से क्या हो जाएगा? आर टी की पावर डेल्टा एन। तो जब भी ये पॉजिटिव होगा तो केपी क्या होगा? केपी हाई होगा। और जब ये निगेटिव होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो केसी, तो फिर केसी हाई होगा। तो यानी कि केपी किस पे डिपेंड कर रहा है? केपी किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा एन पे डिपेंड कर रहा है। यानी डेल्टा एन जो है मेरा, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो केपी क्या होगा? हाई हो जाएगा। और अगर मेरा कहीं ना कहीं डेल्टा एन निगेटिव हुआ तो केपी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो केपी लो हो जाएगा, यानी केसी से कम हो जाएगा एक तरीके से। यानी कि यही हुआ ना, केपी ज्यादा होगा केसी से अगर पॉजिटिव आया, और अगर निगेटिव आया तो केपी लेस देन केसी आएगा। इससे भी पता चल रहा है ये चीज। देखो, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर हल्की फुल्की तो आती ही होगी। तो इस टाइप से हमें ये पता चला कि डेल्टा एन जिसमें भी नेगेटिव होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि मुझसे पूछा है कि केपी केसी से कम आना चाहिए। तो वो किस केस में होगा? जब डेल्टा एन निगेटिव आएगा। तो मुझे सिर्फ ये चेक कर लेना इन चारों में कि डेल्टा एन निगेटिव कहाँ आ रहा है। ठीक है, जैसे पहले वाले में अगर मैं चेक करूं तो 2HI गिव्स S2 प्लस I2। अब ये दो पार्ट्स में टूट रहा है, दो पार्ट्स में टूट रहा है ना। अब ये दो पार्ट्स में टूट रहा है, तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट दो है, तो दोनों प्रोडक्ट का सम कितना आ रहा है यहाँ से देखो, डेल्टा एन निकालते वक्त
1+1, ये हो गया प्रोडक्ट साइड, माइनस रिएक्टेंट साइड एक ही है 2, और इसको सॉल्व करने पर कितना आया 0, सॉल्व करने पर कितना आया 0। ठीक है, डेल्टा एन, इसका डेल्टा एन निकालूं तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में है 2, देखो 2NO, और यहाँ N2+O2 यानी कि 1+1, कितना हो गया 0। बोलो हाँ के ना, सही है। अब इस वाले केस में देखूं तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा, 2 - 1 = 1, 2 - 1 = 1। ठीक है, क्योंकि उस तरफ 2 था, इस तरफ 1 है, बस इतना ध्यान रखो। और इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो डेल्टा एन कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 माइनस यहाँ पर 2+1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना -1। अब ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, और मैंने क्या कहा था, जहां पर भी निगेटिव आएगा वहां पर केपी कम हो जाएगा, वहां पर केपी कम हो जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा ना फिर। मुझे तो सिर्फ नेगेटिव ढूंढना था, डेल्टा एन किस में निगेटिव आ रहा है, जहां निगेटिव है वहां केपी कम हो रहा है, यानी केपी केसी से छोटा है, और यही मुझे बताना था। तो जरा चेक करो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। बताओ सही है, ऑल गुड। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो कर लोगे ना, मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को काफी अच्छे से समझा है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। कुछ क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल घुमा फिरा के, आप क्या करते हो उसमें सॉल्व करने लग जाते हो, गलती वहीं करते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अगर आपको ट्रिक्स पता है ना, उसको आप एकदम पकड़ लोगे, 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे मैं बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूं ना, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। चलो, पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो, इफ रिएक्शन इज रिवर्स देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकेटेड। अब ये कह रहे हो कि रिएक्शन रिवर्स हो गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेटेड हो जाएगा। आपने कहा कुछ समझ नहीं आया, अरे यहाँ देखो अभी समझ आएगा। जैसे रिएक्शन है A+B गिव्स C, ठीक है, A+B गिव्स C। अब केसी इसका मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला वही है अपना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है C अपॉन A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन, उसको मैंने मान लिया K। अभी रुक जाओ, K मान लिया है, ठीक है, जो भी वैल्यू आई वो K मानते हैं। अब इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, अगर रिवर्स कर दूं, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम है ना, इसको तो उल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, सेम ही है, तो कैसे भी लिख लो। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखो C गिव्स A+B होगा क्या, ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी दिख रही है ना, A+B गिव्स C वाली, बस उसको उल्टा कर दिया है। तो इस केस में जब मैं इसका कांस्टेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, A/B अपॉन में C। एक सेकेंड, ऐसे ही लिखूंगा ना, A/B अपॉन में C, क्योंकि प्रोडक्ट फिर मेरे लिए ये हो गया, रिएक्टेंट ये हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करो, यहाँ C/A/B लिखा है, तो अगर मैं A/B अपॉन C लिखूंगा तो ये 1/K बन गया, ये 1/K बन गया, बिल्कुल सही बात है। तो इससे मुझे क्या आइडिया लगा, जब भी मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मेरा रेसिप्रोकेटेड हो जाता है, यानी 1/, में आ जाता है। तो ये वाला एक कंडीशन याद रखो, क्वेश्चन आएगा इस पे, अभी करवाऊंगा, रुक जाओ। और इसमें ये भी होता है कि जब ऐड करते हैं तो इनटू कर देते हैं, और जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, अभी बताता हूं। इफ वी एड 2 or more equilibrium reactions, final equilibrium constant is the product of इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट्स। अब आपने कहा ये कैसे समझेंगे, ये भी इसी से समझ आएगा, जरा यहां देखो, A+B गिव्स C, ठीक है, इसके लिए मैंने क्या लिखा, K1, C की कंसंट्रेशन अपॉन A/B की कंसंट्रेशन, ठीक है, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, जैसे लिखते हैं। अब एक और रिएक्शन थी, सेकंड रिएक्शन, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, C गिव्स D। इसका तो सिंपल है, D की कंसंट्रेशन अपॉन C की कंसंट्रेशन। या आपने कहा ये तो हलवा है, ये तो क्या ही था, ये तो सबसे आसान था। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, 1+2 कर दूं, तो क्या बनेगा, A+B+C, और उस तरफ C+D, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, C से C तो कैंसिल हो जाएगा,
इन दोनों को ऐड करते ही, और बनेगा क्या, ए प्लस बी गिव्स डी। कैसे हुआ समझ जाऊं, एक और बार समझा देता हूं। देखो, अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिखी है, ए प्लस बी गिव्स सी, दूसरी सेकंड रिएक्शन क्या है, बी गिव्स डी। अब इन दोनों रिएक्शन को जैसे ही आप ऐड करोगे, अब इन दोनों रिएक्शन को, ये सी था ना, ये सी था, रुको, हाँ, तो इन दोनों रिएक्शन को जैसे ही आप ऐड करोगे, इस साइड है वो उस साइड है, तो ये दोनों कैंसल आउट होंगे, और बन क्या जाएगा, ए प्लस बी गिव्स डी। सपोज करो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, इसका K2 है, ठीक है। तो जो नया मेरा कांस्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड किया है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो, हो गया ना मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे ये कैसे हुआ, वो हम रिएक्टेंट से देखते हैं, ठीक है। जो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिखी थी, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर C अपॉन ए इंटू बी, यानी K1 के लिए, और जो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिखी, D की कंसंट्रेशन अपॉन C की कंसंट्रेशन। अगर मैं इसको इसको यहाँ पर देखूं तो बन क्या रहा है, D की कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा आया, D की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। अब इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ इन दोनों से, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, K1 K2 करते ही। देखो ना, यहाँ लिखता हूँ, K1 था मेरा सी की कंसंट्रेशन अपॉन ए इंटू बी की कंसंट्रेशन, इंटू K2 था मेरा डी की कंसंट्रेशन अपॉन सी की कंसंट्रेशन। सी से सी उड़ गया, क्या बचा, डी की कंसंट्रेशन अपॉन ए इंटू बी की कंसंट्रेशन, ठीक है, यही बना। जल्दी बताओ। तो यहां से मुझे एक आइडिया लगा, जब हम दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो जो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हो गए। तो ये वाला एक और चीज समझ आई, मतलब हमने अभी दो चीजें सीखी, जब दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकेट हो जाता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों रूल बहुत अच्छे हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो आप एग्जाम पैटर्न, मतलब जो आपके एग्जाम पैटर्न, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, किस पैटर्न से आते हैं वो समझ जाओगे आप। जैसे इसमें कहा है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए प्लस टू बी। अब देखो यहाँ पर वो आएगा एरो, इस टाइप से, रुको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। छोटा है बट समझ में तो आ रहा है, मैं रिएक्शंस को लिख भी दूंगा। जैसे फर्स्ट वाली रिएक्शन है ये, ए प्लस टू बी सी प्लस 5/2D, और 2C प्लस 5D 2A प्लस 4B, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है इसके लिए वैल्यू दी हुई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, यानी इसके लिए Kc मुझे गिवन है, इसके लिए Kc मुझे गिवन है कितना, 4। और सेकंड वाली के लिए पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इसका मतलब टेम्परेचर सेम है तो यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसको वैसा बना के मैं Kc की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना। अब अगर आप इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी देखना चाहो, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बन जाएगी, यही बन जाएगी ना। जैसे ये वाली जो मेरी फर्स्ट वाली रिएक्शन है, इसमें लिखो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना बना, 2A प्लस, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 4B गिव्स
2c प्लस 5/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 5d। अब इसको रेसिप्रोकेट रिवर्स कर दूं, अब इसको मैं रिवर्स कर दूं तो क्या होगा। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा 2c प्लस 5d और ये आ गया 2a प्लस 4b। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं ये जो नई रिएक्शन बनी है ये और इक्वेशन 2 सेम है। हाँ, तो यानी 2 स्टेप में मैंने इसको चेंज कर दिया। 2 स्टेप में सबसे पहले क्या करा 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड स्टेप में क्या किया इसको रिवर्स कर दिया, इसको घुमा दिया, उल्टा कर दिया, है ना। अब इस केस में क्या होगा देखो केसी, जो मेरा नया केसी होगा, केसी डैश मानते हैं, वो केसी का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। डबल हुआ तो इसमें क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। यार मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। देखो मैंने 2 स्टेप में क्या क्या किया, पहले डबल किया तो इसका तो स्क्वायर होगा, इसका तो स्क्वायर होगा, और उसको रिवर्स किया तो क्या होगा उसका -2 हो जाएगा। तो यानी जो मेरा नया केसी डैश होगा वो केसी का क्या हो जाएगा -2। कैसे पता चला, डबल किया तो स्क्वायर, ठीक है, पहले रिवर्स किया, पहले डबल किया फिर रिवर्स किया, तो यानी -2 टाइम्स है, -2 टाइम्स, तो केसी की पावर -2, क्योंकि केसी हमारे पास ऑलरेडी है इसका, तो ये हो जाएगा मेरा 4 की पावर -2। अब बहुत बच्चों को 4 की पावर -2 नहीं पता, अरे सिंपल है, इसको हम 1/4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, जो कि होता है 16। तो 1/16 मेरा आंसर आ जाएगा। इसको देखो वो एक बार अच्छे से, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ये एक अलग टाइप का मैंने बताया ना कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो केसी का क्यूब आ जाता, ठीक है, 1 से करते तो कुछ नहीं, फिर वो केसी ही रहता, और 1 से करते तो फिर 1 से करने की जरूरत ही क्या थी, वो तो सेम ही होता। सिर्फ रिवर्स करते तो वो फिर 1/केसी या केसी की पावर -1 हो जाता, है ना, क्योंकि रिवर्स में क्या करते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं, रिवर्स में क्या करते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे केसी डैश इक्वल्स 1/केसी का स्क्वायर, एक ही बात थी, केसी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर वही आता 16। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकेट वाले से आपको याद है ना। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, मेरे को नहीं लगता है ज्यादा मुश्किल है अभी, क्योंकि अगर ये मुश्किल लग रहा है तो इससे मुश्किल क्वेश्चंस तो अभी आगे आएंगे। अब थर्ड पार्ट और पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेशर ऑफ कैटलिस्ट डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है ना। कैटलिस्ट का क्या मतलब है, जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में तो वैसे ही नहीं करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो एक तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, है ना, ये बात आपको पता है, और टेम्परेचर पे करता है। अगर पिछला क्वेश्चन भी आप देखो तो उसमें बोला था कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम वो वाला पार्ट कर पाए। यहाँ पे लिखा था ना कि सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर सेम था, तभी हम ये वाली जो अपनी थ्योरी है लगा पाए, वरना हमें अलग पार्ट सॉल्व करना पड़ता। अब एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चंस तो जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी, वो तो आपके लिए बेटरमेंट के लिए ही है ना। अब इस रिएक्शन में सिंपल रिएक्शन है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, A2 और B2, ठीक है, A2 और B2 इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, या दी हुई है यहाँ पे A2 नॉट दिया है, B2 नॉट दिया है। A2 नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, B2 नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B है। तो मुझे A2 B2 निकालनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है और मुझे A2 B2 निकालना है। आप कैसे करेंगे, वॉल्यूम भी गिवन है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केसी भी गिवन है, केसी क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, इन कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। और केसी होता क्या है, केसी अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी,
का स्क्वायर, क्योंकि कौन सा कोफिशिएंट है यहाँ पर, और वहां पर लिखूंगा A2 की कंसंट्रेशन इंटू B2 की कंसंट्रेशन। अच्छा, अभी तक आपने इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन वाला पार्ट नहीं देखा ना। देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जो T इक्वल्स टू 0 पे हो, यानी किस पे हो, T इक्वल 0 पे, क्योंकि T इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हम देखते हैं वो 20% डिसोसिएट हुआ, 40% डिसोसिएट हुआ, 50% डिसोसिएट की हुआ, तो उस हिसाब से हम करते चलते हैं। अगर मुझे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता होगी तो डिसोसिएशन टाइम के साथ होता रहेगा, उससे मैं आइडिया लगाता हूँ, उससे मैं आइडिया लगाता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसको आगे देखते हैं। अब देखो, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल 1 थी, इसकी भी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, इसकी 0 क्यों, क्योंकि टाइम क्या है, 0, और 0 पे प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, यानी रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। T इक्वल्स टू 0 का मतलब तो यही है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इस पे तो प्रोडक्ट बना ही नहीं था, बस रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट थे। अब जैसे जैसे टाइम बीता, अब टाइम T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम। T इक्विलिब्रियम का मतलब यह इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यानी कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये कुछ x डिसोसिएट हुआ, सपोज करो ये x डिसोसिएट हुआ, तो 1 में से x गया, 1 माइनस एक्स बचा। यहां पर भी x डिसोसिएट हुआ, 1 में से x गया, 1 माइनस एक्स बचा। और यहां पर, यहां जितना डिसोसिएट होगा यहां उतना ही बनेगा, ये याद रखो, जितना यहाँ डिसोसिएट होगा उतना ही वहां बनेगा, तो यहाँ बनेगा x, लेकिन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी तो है, तो कितना हो जाएगा, 2x। अगर ये a भी होता तो हम x ही लिखते, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 1 होता तो 1 इंटू करके x ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर 2ab है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। ठीक है, ये आ गया 2x, समझ आ गया। ये x क्या है, यानी कि उसके इतने मोल्स डिसोसिएट हुए, इतने मोल्स डिसोसिएट हुए। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो। अब आपने कहा ये 1 मोलर कंसंट्रेशन थी, आपने मोल 1 कैसे लिया, अरे वॉल्यूम पता है ना यार, इतना आसान। क्या होती है कंसंट्रेशन, भूल जाते हो हमेशा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन पता है, वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल नहीं जाएंगे, और वॉल्यूम 1 है, इसका मतलब ये फिक्स्ड है, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना, तो यानी इसकी कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो मोल्स भी तो 1 होंगे, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसीलिए यहां से मुझे पता चल गया इसका N1 है दोनों का। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ मोल्स की फॉर्म में लिखते हैं, कंसंट्रेशन बाद में करते हैं, वो वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ मोल्स की फॉर्म में लिखते हैं, याद रखो, या कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी कर सकते हो आप कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, जैसे यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी कर सकते हैं, मोल्स के टर्म्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब केसी कैसे निकालेंगे इसका, केसी वही 2x का स्क्वायर, क्योंकि x मान लिया है ना, हमने क्या लिखा था, टू, वो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर लिखा था ना जब कंसंट्रेशन निकाल रहे थे इसकी। ये देखो यहाँ पर मैंने लिख के बताया था ना, केसी क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन A2B2, ए सी स्क्वायर अपॉन A2B2, तो वही है केसी मेरा, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर अपॉन A2B2, A2B2। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि ये तो आसान ही है। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी की कंसंट्रेशन अभी मैंने कितनी निकाली पीछे, 2x, A2B2 की कितनी है, 1 - x। अब देखो यहाँ ए बी स्क्वायर में मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2x का स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएंगे 1 - x, और ये भी 1 - x। बोलो हाँ के ना, जल्दी बताओ। यही, ये भी ऐसे ही लिखा है, और 1 - x इंटू 1 - x क्या हो जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्योंकि 16 गिवन थी, केसी की वैल्यू गिवन थी 16, क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो अब इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं यहाँ से, 2x² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल 16। अब देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक चीज और कर सकता हूँ, ये 2x का होल स्क्वायर है ना, तो ये देखो यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बन गया 2x अपॉन 1 - x की वैल्यू 4। बताओ कर सकते हैं,
आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको इधर ले जाओ उठा के, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 × 1 - x। और ये 2x और ये -4x इधर आ गया तो 6x इक्वल्स टू 4। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ये, और x आ जाएगा 4/6 यानी 2/3। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, इतने मोल डिसोसिएट हुए। फिर मैं 1 - x ये भी निकाल सकता हूँ कि A2 की क्या होगी, 1 - x यानी 1 - 2/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। और 2x यानी कि वो कितना बन रहा होगा, 2/3 बन रहा होगा। तो अब मैं दोनों की निकाल सकता हूँ। इसको और सिंपलर फॉर्म में दिखाता हूँ मैंने तो बता दिया है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको इस टाइप से सॉल्व कर लिया है। 4 - 4x इक्वल्स टू 2x यानी कितना हो गया, 6x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू आ गई 2/3 जो अभी मैंने निकाल के दिखाई। ठीक है ना। तो बस उतना ही करना था, मैंने आगे का भी बता दिया कि वो कितना डिसोसिएट, क्योंकि वो 1 - x था यानी 1 - कितना करेंगे, 2/3। तो कितना आ जाएगा, 1/3। और वो जो था वो हमारा 2ab था, 2 × x, तो वो हो जाएगा हमारा 2 × 2/3 यानी 4/3। 2x हो जाएगा 2/3 × 2, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये मैंने बता दिया अपनी तरफ से। वैसे हमें क्या निकालना था, हमें तो कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालनी थी ना। कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी आ रही थी वो बतानी थी बस। वो हमारी 1 - x डिसोसिएट हुआ था इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि हमने यहाँ अगर देखा होगा, ये देखो A2 और B2 इक्विलिब्रियम पे बतानी थी ना, और A2 और B2 इक्विलिब्रियम पे कितना आ रहा था, 1 - x, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 2/3 आई थी निकाल के। तो यहाँ से अगर आप करोगे 1 - 2/3 कितना आ जाएगा, 1/3। और यहाँ से आप देखोगे इसका भी 1/3 आ जाएगा, दोनों 1/3 1/3। और ये हो जाएगा 2 × 2/3 यानी 4/3। ठीक है, तो सारा हमने देख लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देखेंगे, बिल्कुल एकदम इत्तू सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो ये मान के चलो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 moles ऑफ PCl5 वर हीटेड टू 400 डिग्री सेल्सियस, एक तो ये डिग्री ऊपर आना चाहिए, in 2 liters closed vessel at equilibrium 40% of PCl5 was dissociated into PCl3 and Cl2, its Kc will be। देखो सिंपल सी बात है, मुझे Kc निकालना है इसमें, और कुछ कुछ मेरे को कंडीशंस दी हुई है। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते ही कंफ्यूज होके छोड़ देंगे। अरे भाई इतनी जल्दी हार नहीं माननी होती है, मानता हूं हथियार डाल दिए जाते हैं मुश्किल क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं करने होते, लेकिन ये करने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरी ट्रिक भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसको कैसे करना है इजी वे में। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, शॉर्ट ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सॉल्व ही इतनी जल्दी कर लोगे। आपको आइडिया लग जाएगा इतने पे ये होगा, इतने पे वो होगा। और जब आपको आइडिया लग जाए, जब आप इस कंडीशन पे आ जाओ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है, ये सारी चीजें दिमाग आपका कर पा रहा है, तो समझ के चलो मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, कि आपकी तैयारी एकदम सुपर्ब है। ये मान के चलो, जिस दिन ये हो जाएगा, और ये दिन दूर नहीं है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। ठीक है, एक और बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, PCl5 को हीट किया गया, तो चलो इसको सपोज विजुअलाइज करते हैं। PCl5 को हीट किया गया 400 डिग्री सेल्सियस पे 2 लीटर के क्लोज वेसल में, 2 लीटर के क्लोज वेसल में। अब हुआ क्या, इक्विलिब्रियम पे वो 40% डिसोसिएट हुआ PCl3 और Cl2 में। तो ये तो पहली चीज समझ आई मुझे, रिएक्शन क्या है कि PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके मोल्स कितने थे, वो मोल्स अगर मुझे पता चल जाए तो काम बन जाए। और वो पहली लाइन में दिया है 2 मोल्स, तो मोल्स थे इसके 2 एट T = 0, जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं हो रहा था, तब ये भी कुछ नहीं थे, ये भी 0 थे, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा 0 पे। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीता, एक टाइम पे आके जब इक्विलिब्रियम आया एट T = T इक्विलिब्रियम,
टी क्यू मतलब टी इक्विलिब्रियम। इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा जल्दी बताओ। इस पे ये 40% डिसोसिएट हुआ। अब 2 का 40% कैसे निकालोगे? आप कहोगे हम तो नीट वाले हैं, हमारी कैलकुलेशन वीक है। अरे कितनी ही वीक हो, ये कोई बात हुई? 40% मतलब क्या है? 40/100 करो, 40/100 करो, कितना आता है? 0.4। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने मोल है। 2 इंटू 0.4 कितना आया? 0.8। तो 2 का 40% कितना आ जाएगा? 2 इंटू 40/100 यानी 2 इंटू 0.4 यानी 0.8। तो डिसोसिएट कितना हो गया? 0.8। और जितना ये डिसोसिएट होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उतना ही ये साइड बनेगा। यानी ये कितना बनेगा? 0.8। और ये भी कितना बनेगा? 0.8। बोलो यहां तक क्लियर? अब यहां पर तो ये डिसोसिएट हुआ है, यानी टोटल में से अगर मैं डिसोसिएट वाला हटा दूं तो 2 माइनस 0.8 कितना आया? 1.2 आया। बताओ क्लियर है कि नहीं? 1.2 ही आएगा ना, क्योंकि देखो 2 था, टोटल 100% पे 2 था। अब उसका 40% डिसोसिएट हुआ तो वो 60% ही बचा ना। ऐसे भी देखो 60% बचा ना, तो टोटल मोल्स कितने बचेंगे इक्विलिब्रियम पे? 60%। और 2 का 60% निकालो अगर, तो 60/100 इंटू 2 कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 किया, ये 0.6 इंटू 2 1.2। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि 1.2 आएगा। बताओ जल्दी। 60% बचा तो उससे भी पता चल गया। और ये 0.8 है, वो फिक्स है। अब देखो एक मास्टर स्ट्रोक खेलता हूँ। अभी मैं मोल्स लेके चल रहा था, मुझे कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन चाहिए तो PCl5 की कंसंट्रेशन यहाँ पर कैसे हो जाएगी? PCl5 की कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाएगी, वॉल्यूम पता है? हाँ पता है, 2। उससे डिवाइड कर दो बस। 1.2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 0.6। ऐसी ऐसी PCl3 की कितनी आ जाएगी कंसंट्रेशन? PCl3 की कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.8 मोल्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा, क्लोज वेसल में है तो वही रहेगा 2 लीटर। ये आ गया आप 0.4। और इसकी भी सेम आएगी क्योंकि वैल्यू सेम है। तो पी तो Cl2 की भी कितनी आ जाएगी? 0.4 ही आ जाएगी, 0.8/2 करके। इन दोनों की कितनी आ रही है? 0.4 और PCl5 की आ रही है 0.6। अब देखो सॉल्यूशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रखता है, पूरे पूरे चांसेस। अब देखो निकालना क्या था? केसी। और इस रिएक्शन के लिए केसी बताओ क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि PCl3 की कंसंट्रेशन इंटू Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन। बताओ सही है कि नहीं? PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.4। Cl2 की कितनी थी? 0.4 डिवाइडेड बाय कितना? PCl5 की कंसंट्रेशन यानी 0.6। अब बताओ क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो। पॉइंट से पॉइंट हटाइए, बचा 2/3 और ये इससे गया, कितना बचा? 0.8/3 यानी 0.266 कुछ आएगा, 0.266 या 0.27। यहां से एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तीसरा वाला। चेक करो सही है कि नहीं, जल्दी से चेक करके बताओ। ठीक है, तो एक और बार देखो, एक और बार समराइज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन वैसे 1 मिनट में होने लायक है, जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप कर लोगे 1-1.5 मिनट में, नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। ये कोई बात थोड़ी होती है कि कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा। अब कोई पूछता है नीट में 700 स्कोर कैसे करें, 600 कैसे स्कोर करें? सिंपल बात है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, कैसे आ जाएंगे बताओ? कोई जादू मंत्र, कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास या तुम्हारे पास भी, या कोई वो शाका लाका बूम बूम की पेंसिल है कि जो लिखेंगे वो हो जाएगा। मतलब बच्चा लिखे अगर पेंसिल से कि मेरा सिलेक्शन हो गया है,
मेरी नीट में इतनी रैंक आ जाए, काश ऐसा आपके पास, आप सोचते होगे कि काश ऐसा मेरे पास कुछ होता कि मैं जादू मंत्र फैलाऊं और हो जाए। तो वैसा होता नहीं है रियल लाइफ में माय फ्रेंड, दिस इज रियलिटी। अब देखो 2 मोल्स ऑफ PCl5 लिए थे, ठीक है, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो मेन चीज थी वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। जो जो चीज आपको काम की लगे ना उसको सर्कल कर दिया करो। 2 मोल्स यानी 2 मोल्स दिए हुए थे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 2 थे। इक्विलिब्रियम 40% PCl5 जा रहा है, यानी बचेगा कितना, 60%। ये पहली मान के चलो, डिसोसिएट हो रहा है 40%, यानी 40% खत्म हो रहा है इक्विलिब्रियम पे। और बन कितना रहा है, PCl3 एंड Cl2, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट थे ये T=0 पे कितने थे, 0 0 थे, यानी कि T=2 पे कितना बन रहा था PCl5, 2 बन रहा था, 2 मोल्स थे। और T इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएट हो जाएगा, 0.8 डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का 40% कितना होता है, 0.8 ही होता है ना। तो यहाँ से देखो 1.2 बचा, और ये 1.2 से इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 1.2/2 0.6। ये जितना डिसोसिएट होगा यहाँ उतना ही बनेगा, 0.8 0.8। अब इसकी कंसंट्रेशन निकालो 0.8/2 करके, और यहाँ से निकालो 0.8/2 करके, 0.4 ही आएगी। ये दोनों सेम ही आएंगे ना, वैल्यूज तो सेम ही है, तो 0.4 आई। अब केसी का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट। वैल्यूज पुट अप करेंगे, 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक कि आप पहले से मान के चलो कि 40% के लिए मान लो 0.4, 50% के लिए 0.5, 60% के लिए 0.6। तो क्या करना होगा, जो भी हमारा गिवन होगा जीरो पे उससे जल्दी से मल्टीप्लाई करो और वो माइनस कर दो उसमें से, या फिर जितना बचा। सोचो 50% डिसोसिएट हुआ, 50% बचा, तो ये एक बचता और एक ही यहाँ बन जाता। तो ये आपको माइंड में लाना होगा। और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो सब चीज पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वही सेम चीज आपको फॉलो करनी है और आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। और मैं कह रहा हूं मुझे आप पे विश्वास है, तो आपको भी खुद के ऊपर विश्वास होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक मेरा एंड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, वो हम कल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं बचा है इतना कि मैं इसको कंप्लीट करवा सकूं। लास्ट में जाते जाते चलते चलते एक चीज मैं लिखना चाहूंगा। आज रेड से लिखते हैं, रेड मतलब लव का कलर। और नीट वाले राइटिंग को मत बोलना, राइटिंग मेरी खराब है, मैं जानता हूँ, आपकी मुझसे भी खराब हो जाएगी जब आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो राइटिंग खराब होना कोई खराब चीज नहीं है, पर मेरी कुछ ज्यादा ही खराब है मुझे लगता है। एक चीज जो मैं बदलना चाहूंगा वो यही होगी, अपनी राइटिंग, जिसमें मैं सुधार नहीं कर पाया हूँ। आप लोग ऐसे मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम्स भी लिखना है ना 11th के। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ नीट नीट देना है, सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। अभी 11 12 पास करनी है, तो उसके लिए थोड़ी सी राइटिंग पे फोकस कर सकते हो, थोड़ा सा काम कर सकते हो। चलो वो बात की बात है, ये सब मतलब होता है ना कि मतलब इतनी देर पढ़ लिए तो थोड़ा बहुत मजाक मस्ती चलती है, तो मैं लास्ट में ही आके करता हूँ। ये लास्ट का टाइम यही होता है, ठीक है। सो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने ये लेक्चर बहुत आराम से देखा। और सारे अगर आपने नोट्स बनाए तो फिर तो आपने कमाल ही कर दिया, फिर तो आपने मतलब एक तरीके से धमाल कमाल धमाल कर दिया, ठीक है, यही कहना चाहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आपने, हाँ रुक जाओ एक मिनट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल और कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो उसके लिए आप, ताकि हमारे से कनेक्टेड रहें, उसको एक बार ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।